चलो कल का टॉपिक किया आपने पठार। हाँ बस सिर्फ नहीं, कांप नहीं, पठार लास्ट आपने किया था ना। हाँ चलो अब आपको पठार जो है ना, पठार क्या है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि मतलब ऐसे ही कोई रैंडमली पूछ ले पठार क्या होता है, तो देखो जो स्थलाकृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। मान लेते हैं कि अगर हम किसी स्थान की आकृतियों को देखें तो ऐसे करके अलग अलग उच्चावच बने हुए हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसको पर्वत कहते हैं। एकदम समतल सा जो क्षेत्र है इसको मैदान कहते हैं। और मैदान और पर्वतों के बीच का वो हिस्सा जो मैदानों से ऊंचा है, पर्वतों से नीचा है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसको आप पठार तभी कहेंगे अगर उसका टॉप लैंड ऐसा है। क्या? फ्लैट टेबल लैंड, फ्लैट सरफेस होना जरूरी है, नहीं तो हर उठा हुआ भाग आप पठार नहीं कहेंगे। पठार उसको तभी कहते हैं अगर उसकी टॉप सरफेस जो है वो फ्लैट है। कल की क्लास में हमने पठारों के प्रकार को समझा कि पठारों की उत्पत्ति कैसे हो सकती। 3 तरीके हैं पठार बनने के। 2 प्लेटें आपस में टकरा जाए, टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा प्लेट पठार बन सकते हैं, तो उनको टेक्टोनिक प्लेट क्यों कहते हैं। हो सकता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए, तब लावा बाहर निकले, तब लावा के द्वारा पठार बने, वोल्केनिक प्लेट्यू होते हैं, ज्वालामुखी पठार। तीसरा कोई पर्वत है और पर्वत टूट गया, जैसे ये पर्वत है ऐसा टूट गया और पर्वत के टूटने के बाद अब ये ऐसा जमीन बचा हुआ है तो भी पठार बन सकता है, तो उसको हाँ विच्छेदित पठार कहते हैं। आज हमें भारत के पठार करने हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो आप टॉपिक क्या नक्शा बनाओ भारत का, भारत के पठार आज कर लो, ठीक है। इंडिया के पठार, भारत में कौन कौन से पठार हैं। चलो आज भारत के पठार सबसे पहले बनाओ। देखो इंडिया के अंदर आपको कौन कौन से पठार देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया और उसके आसपास के रीजन में सभी जगह आप देखना। अगर आप भारतवर्ष को देखोगे तो सबसे पहले ये वाली जो पूरी टेरिटरी है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पर हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये हिमालय है ना। ये पूरा का पूरा रीजन ये हिमालय है, ठीक है। अब अगर आप इस हिमालय से ऊपर जाएं, अभी इंडिया की बात नहीं है, आप इंडियन रीजन से बाहर चले गए तो हिमालय से अगर आप बाहर गए तो यहाँ पर तिब्बत के अंदर ना, चाइना के अंदर एक ऐसे करके एक पर्वत ऐसे जाता है, ठीक है। एक पर्वत जो है ना यहाँ से इस तरीके से निकलता है, एक पर्वत जो है ना वो यहाँ से ऐसे निकलता है, ठीक है। ये 3 अलग अलग पर्वत हैं और ये तीनों की तीनों अलग अलग पर्वत ना एक जगह पर आकर के मिल गए। पर्वत से मतलब इसमें बहुत सारी चोटियां हैं और बहुत सारी पर्वत चोटियों से बनता है एक पर्वत। तो अगर हम ये देखो इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, इधर भी खूब सारी चोटियां हैं। तो अब देखो आपके पास ये 3, भारत के बिल्कुल उत्तर में लद्दाख से आप बिल्कुल नॉर्थ साइड में चले जाएं तो यहाँ नॉर्थ साइड में ऐसे करके 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 3 पर्वत श्रृंखलाएं एक जगह पर आकर के मिल रही है। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो यहाँ पर मिल रही है ना, उनमें एक पर्वत है जिसका नाम है कुनलुन। आपने नाम सुना है इसका? चाइना के अंदर एक पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय एक पर्वत है ना हमारा इंडिया वालों का, ऐसे ही चाइना वालों का एक पर्वत है, उसका नाम होता है कुनलुन, ये एक उनका पर्वत है। ऐसे ही चाइना का एक और पर्वत है इधर ऊपर की तरफ चलता है, इसका नाम होता है टियानसेन। अगर आपने नाम सुना हो, आगे पढ़ेंगे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जब तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है टियानसेन, है ना। टियानसेन नाम का एक पर्वत है, चाइना के पास है ये सबको सब। और इधर साइड इनके पास एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कुनलुन। और एक और पर्वत है चाइना वालों के पास, जो भी नाम है उसका, यहाँ से एक और है, XYZ में फिलहाल लिख देता हूँ, आगे नाम याद आएगा तो करेंगे। तो ऐसे 3 पर्वत हैं, तीनों पर्वत श्रृंखलाएं एक जगह पर आकर के मिल रही है। अब एक बात आप ध्यान रखना, कभी भी 2 पर्वत कहीं पर मिले ना, पर्वत चोटी की बात नहीं कर रहे हम। अगर मैं सिर्फ ये बनाऊं तो भाई ये पर्वत चोटी है, और ऐसे पर्वत चोटियों से, बहुत सारी पर्वत चोटियों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। तो मैंने यहाँ पर्वत चोटी की बात नहीं करी है, हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्वत श्रृंखलाओं की। तो भारत के ठीक उत्तर दिशा में ऐसे करके 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कोई ऐसा स्थान जहां पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मीटिंग पॉइंट को नॉट कहते हैं। नॉट या इसे कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि या नॉट का मतलब होगा कोई ऐसी जगह जहां पर 2 पर्वत एक दूसरे को आकर के मिल रहे होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया के नॉर्थ साइड में जाएंगे तो इंडिया के नॉर्थ साइड में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां पर ये एक दूसरे को मिल रही है।
तो ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं जहां पर एक दूसरे को मिलती है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पामीर नॉट। इस जगह को क्या बोलते हैं? पामीर नॉट, यानी पामीर की ग्रंथि। और इस पामीर नॉट के ठीक नीचे अगर आप आ जाओगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा पठार मिलेगा। कौन सा पठार? पामीर का पठार। इंडिया में नहीं है। तो ये यहां पर पूरा का पूरा जो रीजन है ना, इस रीजन में आपको एक पठार देखने को मिलेगा। इस पठार को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पामीर का पठार। आपने पढ़ा होगा ना, पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत, इतना बड़ा वो पठार है ना, उसे विश्व की छत कहते हैं। लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तिब्बत में है। पामीर का जो पठार है ना, भारत में नहीं है, वो तिब्बत में है। तो पामीर नॉट के ठीक नीचे आप चलोगे तो वहां पर आपको एक पठार मिलेगा, उसको बोलते हैं पामीर का पठार। हमारे पास नहीं है। दो बातें उसके बारे में ध्यान रखना। एक तो पामीर का पठार है तिब्बत में, और वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसलिए उसको विश्व की छत कहा जाता है। अब इसने आपको काफी सारे हिंट दे दिए। जैसे विश्व की छत कहने का मतलब क्या है कि उसका टॉप पोर्शन कैसे होगा? फ्लैट होगा, बिल्कुल बिल्कुल टेबल लैंड होगा, प्लेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पठार हमारे पास पामीर का पठार। वो भारत में नहीं है आज, विश्व तो वैसे भी नहीं बना रहे हमको तो भारत बनाना है। ठीक है, वो तो चलो बात पे बात आ गई, तो बना दिया हमने। अब हमको इंडिया के बनाने, तो मैं 2 सेक्शन में ये चैप्टर करने वाला हूँ। पहले सेक्शन में हम ऊपर देख लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अगर कोई पठार आपको मिलता है तो उसको निपटा देते हैं। फिर क्योंकि पठार तो मिड रेंज में मिलेंगे, है ना, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा पूरा का पूरा मिड रेंज होगा। तो अब देखो, इस पामीर नॉट और पामीर के पठार को अगर हम हटा दें तो अभी तक जितनी ज्योग्राफी आपने करी है ठीक ठाक कर ली है। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम इंडिया के ऊपर के रीजन में जाएं तो इस रेड वाले, ये रेड वाला जो हिस्सा ये है कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। और अगर आप इस ग्रेट हिमालय से ऊपर जाओगे तो ग्रेट हिमालय से ऊपर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की आपने 3 रेंज बनाई थी, 1, 2 और 3। ट्रांस हिमालय की ये जो 3 रेंजेस होती है, इनका नाम क्या है? सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। इसके बीच में ये लद्दाख रेंज, और इसके नीचे इसको बोलते हैं जास्कर रेंज। तो ये जो जास्कर और लद्दाख रेंजेस है ना, इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बीच में नॉर्थ इंडिया का हमारा एकमात्र पठार यहां पर आपको मिलेगा। एकमात्र पठार जो इंडिया में स्थित है, नॉर्थ इंडिया में, इस पठार का नाम क्या है? इसका नाम है तिब्बत का पठार। तो इसको मैं जल्दी निपटाना चाह रहा हूं ताकि हम पठारी क्षेत्र में पहुंचे। ये तिब्बत का पठार है। क्यों फेमस है? सर ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार है तो तिब्बत में ही होगा, और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और कौन सा खनिज आपको मिल रहा था वहां पर? एंथ्रेसाइट कोयला आपको वहां पर मिल रहा था। ठीक, हाँ सॉरी, लद्दाख। ये वाला जो पठार है, इस पठार का नाम है लद्दाख का पठार। ठीक है, तिब्बत का तो उधर होगा। तो ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर जो पठार बना हुआ है, इसका नाम है लद्दाख। परसों वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो चलो इतना सा पोर्शन मुझे आज इसमें ऊपर करना था, बाकी हम तो चलते नीचे की तरफ। ठीक है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है और लद्दाख रेंजेस में स्थित है। अब आप सिर्फ साउथ इंडिया भी बनाओगे ना तो भी काम हो जाएगा, मतलब मिड इंडिया से नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। एंथ्रेसाइट कोयला के वहां पर आपको भंडार मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक तो कर लिया था। अब आज पठारी क्षेत्र में चलना है हमको। ठीक है, अब देखो जी, इस सब को हटाते हैं। आप एक मैप बनाओ। कैसा? तो मैप में क्योंकि हमें पठारी क्षेत्र आज करना है तो इतना हिस्सा से काम हो जाएगा हमारा, इतना वाला हिस्सा, क्योंकि इसके ऊपर तो हिमालय और मैदान है। तो हमारे जो पठार हैं वो बेसिकली यहीं पर आपको मिलेंगे आज पूरे। इतना हिस्सा आप बना दो। ठीक है, हाँ कैसा भी चल जाएगा, कोई भी। यहां पर हमको पठार बनाने। ठीक है, भारत के प्रमुख पठार। अब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ऊपर तो हिमालय है, जब आप नीचे की तरफ आते हो तो सबसे पहले देखो, एक एक करके बात समझना। हालांकि इसके बाद हमें पर्वत श्रृंखलाएं भी बनानी है, लेकिन तब तक के लिए आप कुछ पॉइंट समझो। देखो जी, सबसे पहली बात, ये यहाँ पर गुजरात आपको दिख रहा है। इस गुजरात के ऊपर राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर हरियाणा और ऊपर है दिल्ली। तो यहाँ गुजरात से और दिल्ली तक ऐसे करके एक पर्वत है हमारे देश का, जो ऐसा ऊपर की तरफ जाता है। और इसी गुजरात से एक पर्वत श्रृंखला है जो ऐसे करके भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंडिया में इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार आपको मिलेंगे, या इन दोनों पर्वतों के बीच का जो हिस्सा है, उसे बेसिकली हम इंडिया में पठार नहीं कहते हैं।
इसे हम भारत में मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। और इस पर्वत से नीचे का ये जो हिस्सा है इसे हम भारत में प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और इन दोनों पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। अब मैं कुछ बातें इस पर कर रहा हूं, आप जरा समझो। ये जो गुजरात से दिल्ली की तरफ पर्वत श्रृंखला ऊपर की तरफ निकल रही है, इस पर्वत का नाम है अरावली। ये एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से और दिल्ली की तरफ जा रही है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। और ये जो पर्वत श्रृंखला आपकी गुजरात से स्टार्ट हुई और बिल्कुल आपका झारखंड वारखंड की तरफ जा रही है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत ही लगभग भारत को दो हिस्सों में बांट देता है। तो एक पर्वत है अरावली, एक पर्वत है विंध्याचल। और इस अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में आपको जो कुछ भी थोड़ा उठा हुआ हिस्सा दिखेगा उसे हम मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। लिखने का काम लास्ट में कर देंगे ना, मतलब लिखने का भी बना लो इनको। और अभी ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं पठार बना रहा हूं। सबसे पहले इस मध्यवर्ती क्षेत्र में अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में सबसे पहले पहला पठार हमारे पास यहां है। तो मैंने ये एक पठार यहां पर बना दिया। ये देखो, सबसे पहले पठारों में उनकी स्थिति, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनकी विशेषताएं, ये सब आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो सबसे पहला पठार मैंने यहां पर बनाया है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में, इस पठार का नाम है मेवाड़ का पठार। ठीक है, ये सबसे पहला जो पठार यहां पर बना हुआ है इस पठार का नाम है मेवाड़ का पठार। मतलब राजस्थान के अंदर ये पहला पठार बना हुआ है, मेवाड़ का पठार इसको कहते हैं। चलो, मेवाड़ के पठार के ठीक बगल में अगर मैं चलूं, देखो मेवाड़ पठार के ठीक बगल वाले क्षेत्र में यहां अगर आप आएंगे तो मेवाड़ के पठार के ठीक बगल में आपको दूसरा पठार मिलेगा। तो मेवाड़ के बगल में बनाओ, ठीक बगल में दूसरा पठार। मेवाड़ पठार के ठीक बगल में जो दूसरा पठार है इस पठार का नाम होता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, यहां पर एक पठार है उसका नाम है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के ठीक बगल में आपको एक और पठार मिलेगा, उस पठार का नाम है मालवा का पठार। फिर चलो मालवा पठार से ठीक आगे, मालवा के पठार के ठीक आगे चलोगे तो मालवा के पठार से ठीक आगे जाकर के अगला एक पठार आपको मिलेगा। ये सब भारत के पठार हैं और इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं अभी बनाएंगे, पहले इनको बना देते हैं। ये देखो, मालवा के पठार के ठीक बगल में मेवाड़ का पठार और मेवाड़ के पठार के बगल में, जस्ट बगल में ये जो पठार है इस पठार का नाम होता है बुंदेलखंड का पठार। इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, पहला पठार मेवाड़ है, मेवाड़ के ठीक बगल में मालवा, मालवा के बगल में बुंदेलखंड। तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन तो होते नहीं है, अगर आपको आता है तो वो कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। आपको पेपर में प्रश्न है मेवाड़ और बुंदेलखंड पठार के बीच में कौन सा पठार है, तो आपने कह दिया जी मालवा पठार है ना, ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे। फिर बुंदेलखंड से ठीक आगे अगर आप चलोगे तो बुंदेलखंड से ठीक राइट, या राइट लेफ्ट तो होता नहीं है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में पूरा पश्चिम होता है। तो बघेलखंड के पठार के पूर्व दिशा में अगर आप बघेलखंड से पूर्व दिशा की ओर आओगे तो बुंदेलखंड के पठार के ठीक पूर्व दिशा में आपको अगला एक पठार मिलता है। इस पठार का नाम है बघेलखंड का पठार। ये यहां पर एक पठार बना है बघेलखंड का पठार। ठीक है, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, सबसे पहले ये 3-4 पठार यहां पर बनाते हैं। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वतमाला थी। तो ये चारों के चारों पठार में एक प्रश्न तो कॉमन है कि ये चारों के चारों पठार अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में है। लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी कि बघेलखंड के पश्चिम बताओ, बघेलखंड और मालवा के बीच कौन सा है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी चाहिए, फिर ये भी चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है। तो चलो वो धीरे धीरे करके बात करते हैं। अभी मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, पहले ये 4 पठारों का सेट परीक्षाओं के लिए सबसे कॉमन रहता है। अब इन पठारों के अंदर से हमको क्या प्रश्न पूछता है, सबसे पहला प्रश्न आता है स्टेट को लेकर के, भाई इनकी पोजीशन कहां पर, ये एक्चुअल में स्थित कहां पर है। तो सबसे पहला जो पठार है ना मेवाड़ का पठार, वो राजस्थान में, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। मेवाड़ कहां है, राजस्थान में।
तो मेवाड़ का पठार बेसिकली कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, वो तो आपको साफ दिख रहा है। मेवाड़ पठार के ठीक बगल में मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि मालवा जो है वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में हो, मालवा पठार का कुछ हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, लेकिन मालवा का पहला पोर्शन तो हमेशा से क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। मालवा प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मालवा, हमारे यहाँ पढ़ रहे थे आप, परमार वंश का राजकुमार कनकपाल कहाँ से आया था? मालवा प्रदेश से ही आया था। तो मालवा बेसिकली मध्य प्रदेश में। तो मालवा पठार दूसरा पठार है, एमपी प्लस यूपी में स्थित है। तीसरा आपके पास बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप हिंदी में पढ़ते हैं बोलियां पढ़ते हैं ना हिंदी भाषा में, तब वहां पढ़ते हैं आप कौन सी बोली? बुंदेली। बुंदेली किस हिंदी की बोली है? पूर्वी पश्चिमी। किधर? बुंदेली कहाँ की बोली है? पश्चिमी हिंदी, क्योंकि बुंदेलखंड पश्चिम में है ना। और बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह पर। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड के क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। बघेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे करके सबसे पहले ये 4 पठार बने। अब इन 4 पठारों में मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, 4 पठार बैक टू बैक है आपके पास। अब इन 4 पठारों से आगे चलो। इन चारों से अगर आप आगे चलोगे तो आगे चलने पर ये वाला रीजन देखो, ये पहले एक स्टेट था बिहार, उसको तोड़ दिया तो वहां से अलग हो गया झारखंड। मुख्य रूप से झारखंड, लेकिन झारखंड के अलावा उसके अड़ोस पड़ोस के स्टेट जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन पूरे के पूरे रीजन में यहां पर बना हुआ एक पठार। ये देखो, इस पूरे के पूरे रीजन में अगर आप आओगे तो अब अगला आपको ये एक पठार मिलेगा। ठीक है, स्टेट वगैरह तो बाद में लिख देंगे, अभी ये एक पठार आपको मिला। ये जो पठार मैंने यहां पर बनाया ना, ये है भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पठार, और इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। नाम तो सुना होगा, स्कूल टाइम से सुनते हैं खूब इसका नाम। ये देखो, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पठार जो है, मतलब मुख्य रूप से झारखंड में है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पठार झारखंड में ही है। इस पठार का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल भी जाएगा। तो ये जो यहाँ पर पठार बना हुआ है, इस पठार का नाम क्या है? तो सर, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम झारखंड लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको झारखंड नाम लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो पूरा झारखंड में ही स्थित है। इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। अब आपको इंडिया की एक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से। भारतवर्ष के अंदर अगर आप इस ज्योग्राफी को देखना चाह रहे हो, ध्यान से देखो इंडिया कैसा है। यहां से देखो, भारत जो है ना वो इस तरीके से चल रहा है, ये। और मैंने कहा था ये पूरी की पूरी अपने आप में एक इंडियन प्लेट है। यहाँ पे आप देख रहे हो भारतवर्ष में ये एक जो जगह है, ये कितनी पतली सी जगह है ना। अगर आप इंडियन प्लेट को देखोगे तो इंडियन प्लेट में ये वाली जो जमीन है ये बहुत पतली है। अब हम ये मानते हैं, जितने भी भूगोलवेत्ता है वो ये मानते हैं कि पृथ्वी पर 2 प्लेटें थी, ऐसे करके एक इंडियन प्लेट थी ये, और एक यूरेशियन प्लेट थी। तो ये इंडियन और यूरेशियन नाम की प्लेटें ना, ये अभी भी गति कर रही है। इंडियन प्लेट इधर चल रही है, यूरेशियन प्लेट इधर आ रही है। तो ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के साथ आ रही है ना, तो इन दोनों के साथ आने से जब भी कोई 2 चीजें ऐसे आएंगी तो जो फोर्स लगता है उसको हम कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं, संपीडक बल, ऐसा कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों जमीनों के एक दूसरे की तरफ आने से सबसे ज्यादा कंप्रेशन फोर्स यहां पर लग रहा है। तो भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि कई 100 सालों के बाद ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये हिस्सा भारत से अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटें जब आपस में टकरा रही है तो फोर्स लग रहा है यहां पर। तो यहां पर जब फोर्स लग रहा है ना, तो इस फोर्स की वजह से एक टाइम पीरियड के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, आज की बात नहीं है, कई हजारों साल के बाद ऐसी संकल्पना की गई है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है ना वो अलग हो जाएगा इंडिया से। म्यांमार, बांग्लादेश सब उधर हो जाएंगे और जमीन का यही टुकड़ा यहां पर बचा रहेगा। तो वो पर्टिकुलर जगह जहां पर कंप्रेशन फोर्स सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा जहां पर कंप्रेशन फोर्स काम कर रहा है, वो पश्चिम बंगाल का ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मालदा। और भारतवर्ष में देखो, ये जो पर्टिकुलर एक जगह है ना, ये जहां पर ये जमीन का पार्ट बिल्कुल पतला हो रखा है, इसका नाम बोलते हैं मालदा गैप। मालदा बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आपके उत्तराखंड में आयोग वालों ने प्रश्न भी अभी कोई पेपर पटवारी वगैरह में डाल दिया, मालदा कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में। तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक उनका डिस्ट्रिक्ट है मालदा डिस्ट्रिक्ट।
एक जगह का नाम है मालदा, तो उस मालदा में गैप बना हुआ है, वहां पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि ये मालदा गैप ना आज से कई करोड़ों साल पहले ये जो जमीन थी ना, ये यहां पर नहीं थी, यहां थी, और धीरे धीरे कंप्रेशन फोर्स की वजह से वो जमीन ऊपर चलती जा रही है। तो अब ये माना जाता है कि पहले ये छोटा नागपुर पठार इतना नहीं था, बहुत बड़ा था, यहां तक फैला हुआ था। लेकिन अब जब बीच में फोर्स लगा, तो फोर्स लगने की वजह से इस पीले टुकड़े का कुछ हिस्सा, ये जो पीला वाला टुकड़ा है, इसका कुछ हिस्सा मालदा गैप से राइट साइड में चले गया और यहां पर है। तो ये जो पीला सा टुकड़ा है, ये वाला जो पठार है, ये पठार आज से करोड़ों साल पहले इसी से जुड़ा हुआ था। मालदा गैप पर फोर्स लगने की वजह से छोटा नागपुर पठार का एक टुकड़ा मालदा गैप से पली साइड चले गया और आज वो मेघालय डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। इसलिए इस पठार को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शिलोंग का पठार। ये यहां पर एक और पठार है नॉर्थ ईस्ट में, इसको कहते हैं शिलोंग का पठार। कई बार आपके पेपर में ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा, शिलोंग का पठार किस पठार का मूल भाग है? तो आप कहेंगे छोटा नागपुर पठार का, क्योंकि ऐसी संकल्पना व्यक्त करी गई है कि पहले ये सब जुड़े हुए थे आपस में, जैसे जैसे बीच से फोर्स लगा तो वो उधर खिसकता गया और आज वो पठार बिल्कुल उधर चले गया। ठीक है, तो वहां पर वो पठार है, उसका नाम है शिलोंग का पठार। और अभी तक जितने पठार हमने बनाए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पठार है छोटा नागपुर का पठार, खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अब जरा छोटा नागपुर पठार में मैं 2-3 बातें और ऐड करना चाह रहा हूं। छोटा नागपुर नाम का ये जो पठार है, इस छोटा नागपुर पठार के ठीक बीचों बीच से एक नदी प्रवाहित होती है। एक नदी है जो छोटा नागपुर पठार के ठीक बीचों बीच से प्रवाहित होती है। और ये जो नदी है, इस नदी ने, आज की तो है नहीं नदी, बहुत सालों से बह रही है। तो आप सोच के चलो कि ये नदी मेरा हाथ जहां पे यहां फ्लो करती थी और आप हैं छोटा नागपुर का पठार, तो ये नदी यहां बहती थी। अब जब नदी बहेगी तो भाई जिस सरफेस पर बह रही है उसको भी तो उखाड़ेगी ना, वहां से मिट्टी उखाड़ेगी। करोड़ों साल से उखाड़ते उखाड़ते आज अगर हम दामोदर नदी को, इस नदी का नाम दामोदर है, इस नदी को अगर हम देखें तो आज ये फ्लो कर रही है वहां जहां पर ये फर्श है। तो आज इसने क्या कर दिया, ये पूरा, आप लोग क्या है, आप छोटा नागपुर का पठार है और तुम्हारे सर से नदी बहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जमीन को छिलती गई, छिलती गई, छिलती गई और आज यहां से बह रही है। तो अब अगर हम इस पठार को देखें, आपको देखें, तो जैसे मैं आपको सामने से देख रहा हूं, तो तुम मुझे एक थोड़े दिख रहे हो, कितने दिख रहे हो? 2। किसकी वजह से? इस गैप की वजह से। तो जब ये दामोदर नदी यहां से फ्लो कर रही है ना, तो इस दामोदर नदी ने इस छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांट दिया। तब आपके पास दोनों प्रश्न आते हैं। पहला कि छोटा नागपुर पठार के बीच से कौन सी नदी बहती है, तब भी आप कहेंगे दामोदर। या फिर प्रश्न आता है कि कौन सी नदी ने छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो भी आंसर होगा दामोदर नदी। ये जो नदी यहां से फ्लो कर रही है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। आपको पता है बंगाल का शोक कहते हैं ना इसको। हाँ, इस नदी में बड़ी बाढ़ आती है तो इस वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ये यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, इस नदी को दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी ने छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब उसके कितने टुकड़े हो गए? तो अब दामोदर नदी से नीचे वाला जो हिस्सा है, दामोदर नदी से नीचे ये वाला जो पठार, अब तो अलग अलग हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो अब देखो, दामोदर नदी से निचला वाला ये जो हिस्सा है, इस पठार को कहते हैं रांची का पठार। दामोदर नदी से निचला वाला ये जो हिस्सा है, इस पठार को कहा जाता है रांची का पठार। ये तो कॉमनली नाम सुना है आपने ना, रांची का पठार कहाँ है? झारखंड में। दामोदर नदी ने छोटा नागपुर पठार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब 2 टुकड़ों में बांट दिया तो दामोदर नदी से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है रांची का पठार। और जो नॉर्दर्न पार्ट है, दामोदर नदी के उत्तर में जो बच गया, उसको अब कहते हैं कोडरमा का पठार। इसे कहा जाता है कोडरमा का पठार। ऊपर वाले हिस्से को कोडरमा प्लेट्यू कहते हैं, नीचे वाले को रांची प्लेट्यू कहते हैं। रांची का पठार निचला हिस्सा, कोडरमा पठार ऊपर वाला हिस्सा। अब ये जो आपका देखो छोटा नागपुर पठार है, इस छोटा नागपुर पठार में अगर हम इस क्षेत्र में आए, देखो इधर वाले रीजन में अगर आप आ गए, ये वाले रीजन में, तो छोटा नागपुर पठार में ये वाला हिस्सा जो है, ये आज भी छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है। कोडरमा और रांची के पठार को दामोदर और उसकी सहायक नदियों ने एक संप्राय मैदान बना दिया है। संप्राय मैदान का मतलब होता है कि पहले ये पठार आप मान के चलो यहां तक ऐसा था,
अब धीरे धीरे यहां पर नदियां प्रवाहित होने लगी, तो नदियों के प्रवाह होने से ऑब्वियस है मिट्टी तो लेके जाएगा साथ में। तो अब ये पठार उतना ऊंचा नहीं रह गया जितना पहले था, अब ये पठार यहां कहीं आ गया। तो पहले उसकी स्थिति क्या थी, पहले वो यहां कहीं था। अब नदियों ने उसको संप्राय मैदान, मतलब लगभग मैदान जैसा, अब वो नाम मात्र का पठार रह गया है, तो उसका ऊपर वाला टीला तो पूरा खत्म हो गया। लेकिन आज भी उस छोटा नागपुर पठार में एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर नदियां नहीं प्रवाहित होती है, तो इस वजह से देखो वहां पर आज भी ऊंचा भूमि बना हुआ है, हाइट वाला भूमि बना हुआ है। तो छोटा नागपुर पठार के अंदर ये जो सबसे ऊंचा भाग अभी भी बचा हुआ है, इसे कहा जाता है पाट भूमि, पाटलैंड। कोई बड़ा पेपर हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बड़ी परीक्षाओं में, डायरेक्ट पैटलैंड कहां पर स्थित है, पाट भूमि कहां स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार में जो सबसे ऊंचा भाग अभी भी बचा हुआ है, उस भाग को पैटलैंड कहा जाता है या फिर उसे पाट भूमि कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार ना बेसिकली एक पठार नहीं है, उसके अंदर छोटे 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 कई सारे टुकड़े हो रखे हैं। एक उसका निचला हिस्सा है वो रांची पठार है, रांची पठार के ऊपर आप जाओगे तो एक साइड आपको कोडरमा प्लेट्यू मिलेगा, कोडरमा का पठार, और एक तरफ अगर आप आओगे तो यहां आपको मिलेगा पैटलैंड, पाट भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो पैटलैंड है, ये जो पाट भूमि है, और ये जो कोडरमा पठार है, इस कोडरमा पठार और पैटलैंड के बीच में एक छोटा सा हिस्सा इसी छोटा नागपुर पठार में, ये देखो ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, ये यहां पर एक छोटा सा और पठार है, और इस पठार को क्या कहते हैं, तो सर इसको कहते हैं हजारीबाग का पठार। ये सब झारखंड वाले, इनका सबका उत्तर झारखंड मारना है ना। ये कुछ भी आ जाए तो आपका आंसर हजारीबाग, कोडरमा, पैटलैंड, रांची, सबका उत्तर झारखंड। ठीक है, तो कोडरमा प्लेट्यू और पैटलैंड के बीच में एक छोटा सा और हिस्सा है जिसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया गया है हजारीबाग का पठार। तो अब यहां से चलो देखो, यहां से पठार है मेवाड़, मेवाड़ के बगल में मालवा, मालवा के बगल बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बगल बघेलखंड, बघेलखंड से नीचे आओगे तो यहां आपको एक पठार मिलेगा, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर। अभी इसके फैक्ट लिख देंगे बाद में, लेकिन आप अभी बेसिक ज्योग्राफी समझो कि छोटा नागपुर पठार आज एक पठार नहीं रह गया, दामोदर नदी ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। अब उसके निचले वाले क्षेत्र में आओगे तो वहां पर आपको मिलेगा रांची का पठार, नॉर्दर्न एरिया में जाओगे तो वहां मिलेगा कोडरमा, कोडरमा से भी उत्तर जाओगे तो वहां हजारीबाग प्लेट्यू बना हुआ है, और हजारीबाग के लेफ्ट साइड में छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं पैटलैंड, कहते हैं पाट भूमि उसको कहा जाता है। ठीक हो गया, चलो अब हम इस विंध्याचल पर्वत से नीचे आएंगे। विंध्याचल के नीचे एक और पर्वत है सतपुड़ा, कल वाली क्लास में ये पर्वत बना देंगे जितने भी होंगे। अब सतपुड़ा रेंज से आप नीचे आओगे तो हम पहुंचेंगे इंडिया के इस रीजन में। ये देखो यहां से अगर आप नीचे आए तो हम भारत के इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, और भारत के इस क्षेत्र में ये है जी भाई साहब सबसे गजब का पठार बना हुआ। ये देखो, ये पूरे के पूरे रीजन में आपको फिर एक पठार बना हुआ दिखाई देगा। ये जो पठार हमने यहां पर बनाया, इस पठार का नाम क्या है, तो सर इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, या फिर इसका सबसे कॉमन नाम क्या है, दक्कन ट्रैप है ना। तो पहले तो इसको दक्कन का ही पठार लिख लो, ये दक्कन का पठार है। ठीक है, अगर आप इधर आओगे तो आप देखो दक्कन प्लेट्यू मोस्टली कहां पर है, महाराष्ट्र में, मुख्य रूप से उसका विस्तार महाराष्ट्र में है। लेकिन ये जो दक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा दक्कन प्लेट्यू आपके महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री में खूब नाम आएगा, दक्कन का राजा, दक्कन पर अटैक किया, दक्कन। दक्कन ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, खुदाई करो। यहाँ वाले थोड़ा कम करते हैं तैयारी, यहाँ तैयारी की जरूरत नहीं है, कुदाल लाओ, खोदो, चांदी सोना कुछ ना कुछ मिलेगा, पठार है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दक्कन का पठार है। अब देखो ये जो दक्कन का पठार है ना, इस दक्कन के पठार के करो 3 टुकड़े। दक्कन के पठार को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ऐसे करके दक्कन के पठार को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दक्कन प्लेट्यू के 3 अलग अलग पोर्शन है। जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। कल मैंने कहा था ट्रैप अगर आ जाए तो इसका मतलब वो ज्वालामुखी पठार है। अगर ट्रैप वर्ड लिखा हुआ है तो फिर वो ज्वालामुखी पठार है। तो इस ऊपर वाले को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। नीचे के सिंपल है, इसको बोलते हैं कर्नाटका का पठार, और इसको बोलते हैं आंध्र का पठार, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में, तो नीचे वाले तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। दक्कन ट्रैप दक्कन पठार का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। नीचे आप आ जाओगे तो एक साइड कर्नाटका का पठार है और एक तरफ आपको आंध्र का पठार मिल जाता है।
ठीक है जी, ये बन गया आपके पास पठार। चलो अब थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब यहां से नीचे उतरेंगे, झारखंड से नीचे। तो झारखंड से नीचे आएंगे तो आप पहुंचेंगे उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा का कोई पठार आपको पता है? उड़ीसा का कोई पठार आपने सुना हो? हाँ, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है ये बड़ा फेमस पठार, इसका नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार का नाम है दंडकारण्य का पठार। पूरी तरीके से उड़ीसा आंध्र प्रदेश नहीं, इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। दंडकारण्य जो प्लेट्यू है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। मुख्य रूप से तो उड़ीसा में है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश कहने को है पर एक और पठार बना है, इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। अब देखो, दंडकारण्य पठार से ठीक नीचे चलोगे तो इस दंडकारण्य के पठार के ठीक नीचे, ये देखो दंडकारण्य पठार से ठीक नीचे अगर हम आए तो आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर ये एक पठार बना हुआ है, इसका नाम होता है मलकानगिरी का पठार। इस प्लेट्यू का नाम है मलकानगिरी और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दंडकारण्य पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ एक पठार है। उस पठार का नाम है दंडकारण्य। और दंडकारण्य पठार के ठीक नीचे अगर आप आ जाओगे तो यहां पर एक पठार मिलेगा, उसको बोलते हैं मलकानगिरी का पठार। चलो चलो जी, मलकानगिरी पठार आ गए। मलकानगिरी के पठार से ठीक नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको अगला एक छोटा सा प्लेट्यू मिलेगा। और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ ये जो पठार है, इस पठार को कहते हैं काला हांडी का पठार। इसका नाम है काला हांडी प्लेट्यू, काला हांडी का पठार। और ये भी मुख्यतया आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर विस्तृत है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। चलो जी, ये आगे जी कथा हमारी। बस तो यहीं से तो होगा कुछ ना, बस मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, कोडरमा, रांची, हजारीबाग, शिलोंग पठार, इन्हीं में से शिलोंग पठार कहाँ होगा? ये मेघालय में है। शिलोंग का पठार कहाँ पर स्थित है? तो फिर आपका आंसर होगा सर ये मेघालय में। अब इनकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ेंगे अभी ना, कि मतलब कौन सा प्लेट्यू किस चीज के लिए फेमस है, कौन सा किस चीज के लिए। पर पहले सबसे बेसिक प्रश्न अगर हम उठाएं कि भाई पठार की मुझे पोजीशन पता हो जाए, कौन कहाँ पर है, तो बहुत बेसिक है, कुछ कठिन है नहीं। मेवाड़ राजस्थान, उसके ठीक बगल में मालवा, भाई मालवा मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से यूपी तो कहने को है। बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड यूपी और एमपी दोनों जगह पर है, तो ये बुंदेलखंड का पठार। उसके ठीक बगल में बघेलखंड, इंपॉर्टेंट पठार है। छोटा नागपुर, भारत का रूर प्रदेश। किसे कहते हैं भारत का रूर प्रदेश? इसी को छोटा, अभी आगे फैक्ट लिख पा देंगे। जर्मनी में एक जगह है ना रूर, और जर्मनी के रूर में यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है, और यूरेनियम इस समय पृथ्वी की सबसे महंगी धातु है। तो जैसे जर्मनी का रूर खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पठार कौन सा? छोटा नागपुर। कुछ नहीं करना, मतलब लकड़ी भी है तुम्हारे, अखड़ कुछ ना कुछ निकल गया। एक पिक्चर देखी तुमने, शाहरुख खान की एक पिक्चर है, उसमें पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता, कोई भी उसको बैटरी बोलता है तो मारता है उसको। एक पिक्चर शाहरुख खान ने बनाई, और उसके साथ में एक और भी है, उस हीरो का तो मुझे नाम ही नहीं पता। और वो कोयला चुराते रहते हैं बचपन से ही, है ना, तो है उसमें एक्टर बने हुए। पूरी कहानी आपको दिखाएगी। चलो वो नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखी तुमने? पिक्चर भी नहीं देखी? गैंग्स ऑफ वासेपुर भी नहीं देखी? माँ का बोला, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी नहीं देखी? पिक्चर तो देख लो कम से कम। गैंग्स ऑफ वासेपुर किसने देखी भाई? इतनी फेमस पिक्चर भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहीं से तो आया, तो तब क्या ही बात करनी। फिर देखना, मतलब उन पिक्चरों को देखना। सारी पिक्चरें जो है ना धनबाद झारखंड पर बनी हुई है, पिक्चरों में ही आपको दिख जाएगा, कोल माइंस दिख जाएगा। रानीगंज पर अभी पिक्चर बनाई अक्षय कुमार ने, रानीगंज हादसे पर। रानीगंज क्या है? हाँ, कोयले की खान है, कुछ लोग फंस गए। पिक्चर का नाम क्या रखा? पिक्चर देखो, अभी कल पिक्चर देखना घर जाके। पिक्चर तो देखो 2-4, कुछ मतलब ऐसे नहीं, मतलब कि कोई पिक्चर पर कुछ तो ऐसी पिक्चरें हैं ना जो आपको बहुत सारी जानकारियां देती। हाँ, क्या रखा? हाँ, जैसे KGF, हालांकि वो नहीं है जनरल नॉलेज वाली, पर ना 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 वो नहीं। हाँ हाँ, क्या नाम है? हाँ, एक रईस मूवी बनाई शाहरुख खान की, तो उस मूवी में आपको दिखेगा कैसे वो झारखंड के रीजन में कोल माइंस में जाते हैं, कोयले का ब्लैक वो करते हैं, पता है।
और ऐसे ही रानीगंज एक हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारे, वो अक्षय कुमार ने भी मूवी बनाई है। तो चलो छोड़ो, फिलहाल मेरे बोलने का मतलब है छोटा नागपुर पठार। और ये टाटा जी का, रतन टाटा का टाटा प्लांट कहाँ है? झारखंड में। क्योंकि झारखंड जो है ना वो खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है छोटा नागपुर का पठार। और सबसे बड़ा पठार हमारा कौन सा है? दक्कन ट्रैप है। उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये कुछ रैंडम क्वेश्चन है, दंडकारण्य, मलकानगिरी, कालाहांडी। अब यहां पर आपको एक प्रश्न मैं और दे रहा हूं, देखो भारतवर्ष में एक एक करके अब एक एक पठार के साथ चलते हैं। देखो जी, सबसे पहला पठार हमने कौन सा बनाया? सबसे पहला पठार है हमारे पास मेवाड़ का पठार। अब देखो, इस मेवाड़ के पठार के अंदर से एक नदी फ्लो करती है। मेवाड़ के पठार के अंदर से एक नदी फ्लो करती है, और मेवाड़ के पठार के अंदर से जो नदी फ्लो करती है उस नदी का नाम क्या है? तो सर इस नदी का नाम है बनास। इसका मतलब मेवाड़ का पठार किस रिवर जोन में है? तो आपका आंसर होगा बनास रिवर जोन में। मेवाड़ का पठार जो है वो बनास नदी क्षेत्र में है। बनास नाम की एक लोकल रिवर है और उस नदी के क्षेत्र में स्थित है मेवाड़ का पठार। ठीक है, मेवाड़ के पठार में वहां से जो नदी फ्लो करती है उस नदी का नाम है बनास। तो बनास के नदी क्षेत्र में स्थित है मेवाड़ का पठार। और इंडिया की उस नदी का नाम बताओ जिस नदी ने, मतलब वो जहां फ्लो करती है वहां उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। भारत में सबसे ज्यादा गली अपरदित क्षेत्र किस नदी का है? इंडिया में कौन सी ऐसी नदी है? अपने नाम सुनाओ। मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा रीजन है जिस क्षेत्र में आपको पूरा का पूरा डाकू ही डाकू मिलेंगे। 500 चंबल। चंबल वो नदी है जिसने भारतवर्ष में पूरा का पूरा, जहां बहती है ना उधर जमीन रहने नहीं देती। जैसे मान लो कि जमीन ऐसी है और कुछ दिन वहां चंबल नदी को भेज दो तो कुछ दिन बाद आपको वहां की जमीन ऐसे नहीं दिखेगी। चंबल बार बार रास्ता बदलती है, ऐसा बना देती है पूरी जमीन को, यहां से पूरी जमीन काट देती है। ये देखो, एरोजन कर देती है। सबसे ज्यादा गली अपरदित क्षेत्र आपको मिलेगा इस पठार में। मालवा का जो पठार है ना, इसी मालवा पठार के अंदर से नदी फ्लो करती है, चंबल नदी। तो चंबल नदी का क्षेत्र कौन से पठार में आपको मिलेगा? तो मालवा का जो प्लेट्यू है, मालवा जो पठार है वहां चंबल नदी का क्षेत्र है। वो चंबल नदी घाटी या चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है मालवा का पठार। चंबल नदी के बारे में ये फैक्ट याद रखना कि चंबल नाम की जो नदी है ये भारत की सबसे ज्यादा गली अपरदित क्षेत्र, गली अपरदित क्षेत्र, गली अपरदित क्षेत्र का निर्माण करती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मृदा का कटाव करती है। मिट्टी को सबसे ज्यादा काटने वाली नदी जो है ना वो चंबल है। तो चंबल नदी आपको पता है मध्य प्रदेश में फ्लो करती है बेसिकली। तो एमपी के अंदर चंबल तो जहां बह गई तो फिर गया वो जगह। चंबल भारत की सबसे ज्यादा गली अपरदित क्षेत्र का निर्माण करती है। गली अपरदित क्षेत्र का मतलब कि जहां ये बहती है ना पूरी जमीन काट देती है पूरी तरीके से। कि जमीन अगर ऐसी रही होगी, देखो ऐसी जमीन को ना चंबल रास्ता भी खूब बदलती है, तो जहां बहेगी वहां पे ऐसे गड्ढे बना देगी, ऐसे करके गड्ढे बना देगी। तो ऐसे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखेंगे। और जहां ये नदी बह गई वहां पर फिर कभी दोबारा आपको वनस्पति नहीं मिलेगी। तो चंबल नदी ने, भारत में सबसे ज्यादा गली अपरदित क्षेत्र है चंबल नदी का। सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव, मृदा का कटाव, मृदा क्षरण वाली नदी कौन सी है? चंबल। चंबल ने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी जमीनें बना रखी है। तो चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश में ये जो गली अपरदित क्षेत्र बनाए जाते हैं इसे कहते हैं बैडलैंड। चंबल नदी के द्वारा जो गली अपरदित क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है उसे बैडलैंड कहते हैं। मैं ये बैडलैंड इसलिए फोकस कर रहा हूं कहीं आप बैडलैंड को पैटलैंड ना समझ जाओ। पाट भूमि अलग है, बैडलैंड अलग है। बैडलैंड का निर्माण कौन करता है? सर बैडलैंड का निर्माण करती है चंबल नदी। बैडलैंड के लिए एक और शब्द हम यूज करते हैं हिंदी में, उत्खात भूमि। और अपनी इंडियन लैंग्वेज में लोकल घरिया भाषा में क्या बोलते हैं इसको? बीहड़ कहते हैं। बीहड़, बीहड़। डाकू लोग सब कहाँ रहते हैं? इसी बैडलैंड में रहते हैं। वो चंबल नदी घाटी में क्यों डाकू रहते हैं? छुपने की जगह मिल जाती है उनको, यहाँ छुप जाते हैं गड्ढों में। बड़े बड़े बीहड़ बने हुए हैं। बीहड़ का मतलब है ऐसी जमीन जो कभी हरियाली रही होगी, अभी वहां चंबल नदी आई पूरी जमीन काट दी, सब बंजर कर दिया उसको। तो बीहड़ों का निर्माण या उत्खात भूमि का निर्माण या बैडलैंड का निर्माण इसके लिए फेमस है चंबल नदी। और चंबल नदी जिस पठार के रीजन से फ्लो करती है वो है मालवा का पठार। यहां पर देखो बनास नदी का क्षेत्र है, यहां पर चंबल नाम की नदी का क्षेत्र है। और फिर बुंदेलखंड के पठार से जो रिवर फ्लो करती है इसका नाम तो पार्वती है। खैर,
तो पार्वती एक लोकल नदी है, तो पार्वती का तो ज्यादा कोई रोल है नहीं। तो पार्वती नदी के क्षेत्र में स्थित है ये वाला पोर्शन। चलो ठीक है, थोड़ा बेसिक बेसिक कर देते हैं, फिर बाकी कर लेंगे आराम से। तो मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। मेवाड़ के पठार में बनास नदी का क्षेत्र है, मालवा के पठार चंबल नदी का क्षेत्र है, बुंदेलखंड बघेलखंड इतने बड़े पठार नहीं है। मेवाड़ का पठार फेमस है किसके लिए? मेवाड़ के पठार में, भाई हर पठार में धातुएं तो मिलेंगी, लेकिन मेवाड़ का पठार किस चीज के लिए फेमस है? सर ये पठार कॉपर और सिल्वर के लिए, तांबा और चांदी सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? मेवाड़। खेतड़ी की खान कहां है? राजस्थान में। प्रसिद्ध खेतड़ी की खान किस चीज की खान है? तांबा की खान है। तो सबसे ज्यादा कॉपर और सिल्वर आपको मेवाड़ के पठार में ही मिलता है। तो ये पठार कॉपर और सिल्वर, चांदी और तांबा इन धातुओं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कॉपर और सिल्वर सबसे ज्यादा आपको मेवाड़ प्लेट्यू में ही मिलेगा, मेवाड़ के पठार में ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं कितना बढ़िया एक पॉइंट लिख रहा हूं, तुम्हारे कल का प्रश्न पूरा रिवाइज हो जाएगा। मेवाड़ पठार के ठीक बगल में कौन सा पठार है? मालवा के पठार में ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। तो बताओ मालवा का पठार किस पठार का उदाहरण हुआ? ज्वालामुखी पठार का। वो जानबूझ के ऊपर देता है। दक्कन ट्रैप कौन पूछेगा? दक्कन ट्रैप तो किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है कि ये ज्वालामुखी पठार है, क्योंकि उसके नाम में ट्रैप आ रहा है। तो अभी वो ऊपर प्रश्न दे देगा, निम्न में से कौन ज्वालामुखी पठार है, और आपको दे देगा मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इनमें से ज्वालामुखी पठार कौन सा है? मालवा। कैसे? कि उसकी मिट्टी से हमें पता चला। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो है ना, वो आपको कौन से पठार में मिलती है? भाई दक्कन में तो मिलेगी, ऑब्वियस है। दक्कन ट्रैप में तो काली मिट्टी मिलेगी, ये तो पूरा काली मिट्टी का ही क्षेत्र है महाराष्ट्र। लेकिन मध्यवर्ती उच्च भूमि में मिडिल वाले जो रीजन है, उस मिडिल वाले रीजन में ये देखो मालवा का पठार वो ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? कपास की खेती। इसलिए कपास की खेती के लिए भी प्रसिद्ध होगा। तो चलो वो तो मिट्टी वाला चैप्टर आएगा तो बाद में उसको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस अरावली पर्वत से नीचे चले जाऊं तो अरावली से लेकर के और यहां तक, इसके नीचे नहीं है पठार, यहां पर्वत है। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको पर्वत मिलेंगे। कौन से पर्वत? हाँ, कौन से? नीलगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी की पर्वत चोटियां, छोटी छोटी बहुत सारी चोटियां। तो यहाँ पर्वत है, जहां हमने नहीं बनाया वहां पर्वत है, और बस इधर 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 में पठार है। अब आप देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके पास बनेगा। अगर आप इस पूरे रीजन को देखोगे तो इस पूरे रीजन में आपको पता होगा, चलो अभी आगे करेंगे। देखो ये जो पर्वत है ना, ये वाला, इस पर्वत का नाम क्या था? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे सतपुड़ा का पर्वत। सतपुड़ा पर्वत रेंजेस में मध्य प्रदेश जाएंगे तो कल हमारा चैप्टर है ये, वहां पर एक जगह है उसको नाम कहते हैं अमरकंटक। नाम सुना होगा सबने, अमरकंटक। तो वो जो अमरकंटक है ना, उस अमरकंटक से एक नदी निकलती है। हाँ जी, उस नदी का नाम है सर नर्मदा। मैंने इधर बना दिया रैंडमली, ऐसे करके एक नदी आती है। अब ये जो नदी आई ना, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। पश्चिम की तरफ आने वाली नदियों में इसका बड़ा नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को हम भारत के पठारी क्षेत्र में मानते हैं बॉर्डर, कि देखो सर नर्मदा नदी के नीचे वाला जो पठारी भाग है उसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, और नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो यहां से हम फैक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक आधा पॉइंट आज लिख लो, बाकी कल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, तो पहला पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहला पॉइंट, नर्मदा नदी ने, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी ने भारतीय पठारी, भारत का जो पठारी भूमि है, इंडियन प्लेट्यू लैंड जो है, भारतीय पठारी भूमि जो है, इसे दो भागों में विभाजित किया है। नर्मदा नदी की वजह से भारतीय पठारी भूमि दो भागों में बंट जाती है। नर्मदा नदी से ऊपर का जो हिस्सा है इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। इसीलिए तो कल का हमारा चैप्टर ये है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। यहां पर पहाड़ भी मिलेंगे आपको, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सब मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर आएगा। तो नर्मदा नदी ने भारतीय पठारी भूमि को दो भागों में विभाजित किया है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, और उत्तर में स्थित है मध्यवर्ती उच्च भूमियां।
ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमियां वो उत्तर में है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। चलो जी, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी अपने को फैक्ट कर रहा है हजारीबाग, कोडरमा, रांची। देखो 2-4 में लिख देता हूं। छोटा नागपुर का पठार, इसे कहते हैं भारत का रूर प्रदेश, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर पठार। क्यों? कि छोटा नागपुर पठार में भारत के सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स छोटा नागपुर पठार में ही मिलेंगे। सर्वाधिक खनिजों वाला क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, वहां पर खूब सारे खनिज मिलेंगे। लोहा अयस्क लोहा सबसे ज्यादा मिलेगा, चलो वो भी कल कर देंगे। दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार भारत का एकमात्र पठार है जिसमें आपको टिन मिलेगा। टिन, प्रश्न आता है पेपर में कि टिन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है जी। क्यों? क्योंकि दंडकारण्य पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में है वहां टिन का उत्पादन होता है। तो अकेला पठार जिसमें आपको टिन का उत्पादन मिलता है वो दंडकारण्य का पठार है। और दंडकारण्य पठार के अंदर ही छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां टिन का प्रोडक्शन होता है, इस पठार की वजह से। ठीक है, यहां पर टिन आपको खूब मिलता है। मलकानगिरी, कालाहांडी, चलो ये थोड़ा बड़े हैं तो इनका फैक्ट फिर कल करते हैं, आज आप इतना प्रैक्टिस करो। चलो।